Assalamu alaikum students. Today I am going to deliver a lecture on the topic of Hadd and Tazir. This lecture will be equally beneficial for the students of LLB Part 3 who are studying PPC, as well as it will be beneficial for those who are students of MSc Criminology, क्योंकि हद और ताज़ीर का जो टॉपिक है MSc Criminology के टॉपिक का उसके सिलेबस का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी लीगल सिस्टम हो, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर सजाओं का एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया जाता, वो लीगल सिस्टम फ्लॉप है, क्योंकि उसके अंदर लीगल राइट्स को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी लीगल राइट्स जो हैं दे कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्ली, दे कैन नॉट बी गारंटीड अनलेस अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ पनिशमेंट्स इज डेवलप्ड। अगर हम मजहब इस्लाम को देखें तो हमारे मजहब ने जराइम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और उनकी उनके मुताबिक जो है उनकी सजाएं भी उनकी उनकी डिटरमिन कर दी। मजहब इस्लाम के मुताबिक 7 जराइम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उनको डिस्क्राइब कर दिया, और उनकी सजाएं जो हैं वो भी बता दी गई कि क्या है। और इसके लिए अब मैं आपको बताऊंगी कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बाज़ जगहों पर हमें वजाहत मिलती है। और दूसरी किस्म के जो बाकी के जो इन 7 के अलावा जो बाकी ऑफेंसेस थे उनको छोड़ दिया गया, दे वर लेफ्ट एट द ऑप्शन और एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट, के स्टेट उसको खुद से अपने हालात के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनके लिए उनको डिफाइन भी करें और उनके लिए पनिशमेंट्स भी प्रेस्क्राइब करें। अच्छा, अब जब हम हद को डिफाइन, सबसे पहले हम हद को डिफाइन कर लेते हैं। हद के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये वो सजाएं हैं जो अल्लाह ताला ने खुद जो है मुकर्रर की हैं। हद को अगर हम डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो हद मीन्स टू मैयर, टू लिमिट। यानी जब हम किसी शख्स या किसी चीज को किसी जगह पर रखते हैं और हम कहते हैं आपने इसके अंदर रहना है, तो हम कहते हैं कि हमने उसकी हद मुकर्रर कर दी। तो ये ऑफेंसेस भी, चूंकि इन ऑफेंसेस के लिए भी अल्लाह ताला ने सजाएं मुकर्रर कर दी, अब हम पाबंद हैं कि हमने वही सजाएं इसके अंदर देनी है, और बिल्कुल उसी तरीके से देनी है, उसी तरीके से एविडेंस लेनी है, उसी तरीके से सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक हद की जो डेफिनेशन की गई है उसके मुताबिक हद मींस द पनिशमेंट द लिमिट ऑफ व्हिच हैज बीन डिफाइंड एंड फिक्स्ड इन कुरान एंड हदीस। यानी हद से मुराद हैं वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट कुरान पाक के अंदर और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर या हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वो प्रेस्क्राइब कर दी गई है, उसकी वजाहत कर दी गई है, उसको हम कहते हैं, उन ऑफेंसेस को हम कहते हैं कि ये हदूद ऑफेंसेस हैं। अगर हम हद को जो है इसमें हद के के अलावा जो हम ताजीर की अगर हम उसकी डेफिनेशन करना चाहें तो जो यही जो कानून है एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979, इसमें कहा गया ताजीर मींस एनी पनिशमेंट अदर देन हद। यानी हद के अलावा आप जो भी सजा देंगे वो ताजीर में आएगी। अब ये हमने सबसे पहले हमने हद और ताजीर की डेफिनेशन, जो बेसिक जो एक पॉइंट था हमने उसको देख लिया कि हद से मुराद है वो सजाएं जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक के अंदर या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे सामने रख दी कि ये हैं, ये जराइम है और इनकी ये सजाएं हैं। और इनके अलावा जो बाकी जो जराइम है उनको छोड़ दिया स्टेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि स्टेट अपनी मर्जी से इनके लिए कोई सी भी सजा डिटरमिन कर सकती है। यानी जब स्टेट अपनी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जराइम को डिफाइन करती है और उनकी जो सॉरी पनिशमेंट है वो डिटरमिन करती है, तो वो ताजीरी है। और वो जराइम जिनको कुरान पाक के अंदर और सुन्नत रसूल के जरिए वाजे कर दिया गया और उनकी सजाएं मुकर्रर कर दी गई, वो सजाएं और वो जो है वो जो जराइम है वो हदूद कहलाते हैं। हदूद जो है वो उनके उनके दे आर 7 इन नंबर। इसमें से जो इनको जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हदूद ऑफेंसेस हैं इन सब के ऊपर चूंकि अलग-अलग से एक मुकम्मल क्वेश्चन इनका बनता है, लेकिन ये जो आज का जो क्वेश्चन है जो कि इसके अंदर हमने हद को और ताजीर को डिफाइन करके इनका डिफरेंस निकालना है। सो यहाँ पर मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में हदूद के सातों जराइम जो है मैं उनको डिफाइन करूंगी, लेकिन फिर जो मेरे डिटेल्ड लेक्चर होंगे वो जना लाइबल टू हद, जना और थेफ्ट लाइबल टू हद और ड्रिंकिंग लाइबल टू हद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अलहदा से आपको वीडियोस इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हदूद के तमाम हदूद का, या जो भी हदूद ऑफेंसेस हैं उनका हम एक उसका मुख्तसर सा जो उसका जायजा है वो हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हदूद ऑफेंसेस में सबसे पहले आता है जना। जना मींस एक ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स
جس کے اندر جو ہے جو 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 ان لافل ہے، یعنی جب ایک مرد ایک عورت ایک دوسرے کے ساتھ without having any lawful tie or without having any marital relationship, when they enter into sexual intercourse تو ہم کہتے ہیں کہ they committed zina. جب وہ ان کے درمیان نہ تو شادی ہے اور نہ ہی شادی کا کوئی مطلب شبہ ہے، اور پھر بھی they enter into sexual intercourse تو it is said that they have committed zina. زنا جو ہے اس کے لیے جو سزائیں جب دی جاتی ہیں تو جو offenders ہیں they are categorized into two. دو کیٹیگریز جو ہیں وہ ان کی بنا دی گئی ہیں. ایک طرف وہ offenders ہیں جنہوں نے زنا کمٹ کیا but they were married، اور دوسری طرف وہ offenders جنہوں نے زنا کمٹ کیا اور وہ unmarried تھے. لا کہتا ہے، اسلامک لا کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے زنا کمٹ کیا ہے اور وہ میرڈ ہے تو وہ محسن کہلائے گا، اور اس کی سزا ہوگی اسٹوننگ، ڈیتھ بائی اسٹوننگ. یعنی اگر ایک مرد یا عورت جس نے زنا کمٹ کیا ہے اور وہ میرڈ ہے، اور ایسی صورت میں ہم اس کو کہیں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں محسن کا، اور اس کے لیے پانشمنٹ کیا ہے کہ ہی ول بی کلڈ بائی اسٹوننگ. اس کو جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں سنگسار اس کو کیا جائے گا، یا اس کو رجم، رجم کا لفظ جو ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن جو ایک ایسا شخص جو کہ جس نے زنا کمٹ کیا ہے لیکن وہ ان میرڈ ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے، اور اس کے لیے 80 لیشز ہیں، یہ 80 ویبس ہیں جو اس کو دیے جائیں گے، یعنی 80 کوڑوں کی سزا اس کے لیے دی جائے گی. اب جو اس کے لیے زنا کے لیے جو پروف ہے یا جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے، ویسے تو حدود کے جتنے بھی آفینسز ہیں ان کے لیے پروف آف ایویڈنس جو سوری جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے دیٹ از مچ ہائر دین ادر آفینسز، ادر تعزیری آفینسز. لیکن زنا کے لیے اس لیے ہائیسٹ ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس کے لیے اسٹینڈرڈ ہے کہ یہاں پر مذہب اسلام کہتا ہے کہ دیر مسٹ بی proof by four male witnesses who must be Muslim as well. مسلم ہوں، میل ہوں، چار ہوں، اور پلس یہ کہ وہ آئی وٹنس. تو چار میل مسلم آئی وٹنسز جب اویلیبل ہوں گی اور وہ کورٹ میں آ کر ایویڈنس دیں گے تو تب جو ہے حد جاری کی جا سکے گی زنا کے آفینس میں. باقی ڈیٹیل جو ہے جب میں زنا لائبل ٹو حد کی ویڈیو دوں گی تو اس کے اندر میں آپ کو دوں گی. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا آفینس ہے دیٹ از نون ایز قذف. قذف کا مطلب ہے، اگر آپ اس کا ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے فالس ایکوزیشن، یعنی جھوٹی تہمت لگانا. اگر ایک شخص کسی دوسرے کے بارے میں زنا کا الزام لگاتا ہے کہ فلاں شخص نے زنا کمٹ کیا ہے، اور جس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے وہ زنا کمٹ کرنے کے لیے کے قابل بھی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور پھر آپ وٹنسز نہیں پروڈیوس کر پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور ایسے آپ نے تہمت لگائی اس کے اوپر. تو یہ آپ کا جو آفینس ہے یہ آفینس سمجھا جائے گا کہ آپ نے قذف کمٹ کیا ہے. آپ کا یہ آفینس جو ہے قذف کہلاتا ہے، اور اس کو جو ہے ثابت بھی زنا کے آفینس کو بھی ثابت، اور اس کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. دونوں کا پروف جو ہے وہ سیم ہے کہ یا تو زنا کا ارتکاب کرنے والا خود اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ میں نے زنا کمٹ کیا ہے، یا پھر اور اسی طریقے سے قذف بھی جس نے کیا ہے اگر وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے دوسرے کے اوپر جو لگایا تھا، الزام لگایا تھا، ایکوزیشن جو لگایا تھا وہ میں نے جھوٹا لگایا تھا، فالس ایکوزیشن تھا، میں نے قذف کیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو اگر گلٹی پرسن خود سے کنفیس کر لیتا ہے کہ I have committed this wrong, I have done this wrong، تو یہ ایسی صورت میں پھر جرم یہ ثابت ہو جاتا ہے اور حد جاری ہو سکتی ہے. پہلی بات، اگر وہ خود سے کنفیس نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر قذف کے جرم کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو you will have to produce two male Muslim adult اور جو witnesses ہیں before the court. اچھا، یہاں پر اب جو تعداد ہے وٹنسز کی وہ 2 ہے، لیکن وہ میل ہونے چاہیے، وہ مسلم ہونے چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو حدود کیسز ہیں وہاں پر فیمیل کی ایویڈنس ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، ایڈمیسیبل نہیں ہوتی. فیمیل از ناٹ eligible to give evidence in حدود کیسز. وہاں پر جو ہے اس نے ایویڈنس جو ہے اس نے نہیں دینی. لیکن اس کی جو ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو جب میں زنا یا قذف کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو دوں گی تو
उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप ये समझे कि कज़फ क्या है, फॉल्स एक्यूजेशन। आप किसी के ऊपर जना का झूठा इल्जाम लगाते हैं, फिर उसको साबित नहीं कर पाते हैं, तो आपने कज़फ किया है। और ऐसी सूरत में या तो आप उसको कन्फेस कर लें, तब भी जुर्म साबित हो जाता है, हद जारी हो सकती है। लेकिन अगर आपने कन्फेस कन्फेस नहीं किया, और दो जो मेल मुस्लिम एडल्ट जो विटनेसेस हैं, वो अगर आपके कोर्ट में इस बात को साबित कर देते हैं और ये एविडेंस दे देते हैं कि आपने झूठा इल्जाम लगाया है, तो फिर आपके ऊपर हद जो है वो जारी हो जाएगी। और कज़फ की जो हद, जो उसकी पनिशमेंट है, वो 80 लैशेस हैं, यानी 80 कोड़ों की सजा है अगर एक शख्स किसी दूसरे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा जो जुर्म है, वो है ड्रिंकिंग का। तीसरा तीसरा जुर्म ड्रिंकिंग का। और ड्रिंकिंग जो है वो जब, यानी जब आप, ड्रिंकिंग क्या है कि आप अल्कोहल लेते हैं और बाय माउथ लेते हैं। जब आपने कोई भी इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल आपने लिया, अल्कोहल लिया या कोई भी ड्रग्स आपने ली और वो आपने बाय माउथ ली है, तो यू आर ऑफेंडर ऑफ ड्रिंकिंग। और ड्रिंकिंग की का भी प्रूफ ऐसे ही है, या तो आइदर यू कन्फेस, और या फिर ये हो कि दो जो मेल एडल्ट मुस्लिम विटनेसेस हैं, वो कोर्ट के सामने आए और वो जो है एविडेंस दे। अच्छा, ये जो मैं कह रही हूँ ना कि विटनेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होने हैं, तादाद तो एक तरफ रही, लेकिन इसके अलावा जो हदूद के केसेस हैं, वहां पर जो विटनेसेस का स्टैंडर्ड, या उनका कहीं ना उनका क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी है, दैट इज मच हायर देन ताजीर केसेस। जो आम तौर पर जो है हमारे ताजीर के जो केसेस हैं, वहां पर तो अगर जो नॉर्मली जो लोग हैं, मतलब नहीं भी उनका करेक्टर इतना अच्छा समटाइम नहीं भी होता विटनेसेस का, बट एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होती है। लेकिन हदूद केसेस के अंदर जो विटनेस है वो पाइस होना चाहिए, वो हर लिहाज से, जिसको कहते हैं ना, गॉड फियरिंग होना चाहिए, खुदा खौफी उसके अंदर होनी चाहिए, नेक परहेजगार हो, वो कबीरा सगीरा गुनाह भी ना उसने कमिट किए हुए हो। यानी इस किस्म का विटनेस जो है रिक्वायर्ड होता है। तज़कियतुश शहूद जिसको कहते हैं ना, कि वो क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू व्हिच इट इज डिटरमिन्ड वेदर सम पर्सन इज eligible to or competent to give evidence before the court, that is too higher। और वो उसमें विटनेस का अपना जाती किरदार देखने के बाद अदालत ये फैसला करेगी कि ये इस काबिल है, इतना नेक परहेजगार है कि हम इसकी एविडेंस ले सके। ताजीर में तो एक वीकर काइंड ऑफ एविडेंस जो है वो भी चल जाती है, या विटनेस जो है उसका करेक्टर खुद जो है जाती तौर पर इतना अच्छा नहीं भी है, बहुत सी उसमें खामियां भी हैं, फिर भी उसकी जो है एविडेंस ले ली जाती है। लेकिन हदूद के केसेस में ऐसा नहीं है। जना ने तो कहा 4 विटनेसेस होने चाहिए, 4 मेल विटनेसेस होने चाहिए, और सबके सब जो है वो क्राइटेरिया पर पूरे उतरने वाले हों। कज़फ में और जो ड्रिंकिंग में और बाकी में दो दो विटनेसेस कहे गए, लेकिन वो विटनेसेस भी पाइस होने चाहिए, वो भी तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरने वाले होने चाहिए, मेल होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, सेन होने चाहिए, पाइस होने चाहिए। अच्छा, अब अगर जो है ड्रिंकिंग, इसको भी उसी तरीके से, या तो वो कन्फेस कर ले हाँ मैंने ड्रिंकिंग की है, अगर नहीं ड्रिंकिंग की तो फिर विटनेसेस के जरिए जो है वो साबित किया जाएगा, और अगर साबित हो जाता है कि ड्रिंकिंग की है, तो ऐसी सूरत में 100 लैशेस हैं इसकी सजा, 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। और डिटेल जो है इसकी भी मैं आपको अपनी इसकी अलग जब वीडियो ड्रिंकिंग के ऊपर दूंगी, तो उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। थेफ्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज थेफ्ट, यानी चोरी करना, सरका जिसको अरबिक में जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। और इस्लाम कहता है कि अगर आपने माल चोरी किया एक खास निसाब का, चोरी जो है हर किस्म की चोरी के ऊपर हद जारी नहीं होगी। इसके लिए चंद चंद जो इम्पोर्टेंट बातें वो मैं बता दूं। सिर्फ हद जो है ऐसी चोरी पर होगी जब माल आप चोरी करें हिर्स से, और प्लस आप चोरी करें एक खास मिकदार में। ये दो मैं अहम बातें आपको बता रही हूँ, फिर डिटेल में अलग से आपको बताऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपने सबको बताना है, तो सिर्फ उतना ही मैं आपको बता रही हूँ कि जितना एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जो है वो सफिशिएंट होगा। अब जब यहाँ पर कहा गया कि हद उस वक्त जारी होगी जिस वक्त आप चोरी करती हैं और आप हिर्स से माल चोरी करती हैं। हिर्स किसको कहते हैं? द सीक्रेट प्लेस व्हेन यू put your money or your valuable thing at some secretly from other people। अब लोगों से जो है, दूसरे लोगों से सीक्रेटली आप छुपा कर एक जगह पर कोई चीज रखते हैं, तो हम कहते हैं हिर्स में आपने रखी है। और थेफ्ट लाइबल टू हद उसी सूरत में होगी जब आपने माल को सीक्रेटली रखा और किसी ने वहां से निकाला, इंटेंशनली निकाला। जैसे अगर मैं अपना मोबाइल खुला छोड़ के चली जाती हूँ और कोई आता है उसको उठा के ले जाता है, चोरी करने वाले पर थेफ्ट जो है वो उसकी उसकी जो चोरी है वो लाइबल टू हद नहीं होगी, क्योंकि
मैंने उसको सीक्रेटली नहीं रखा था, मैंने तो उसको खुला रखा हुआ था। हाँ, मैं अगर इसको अपनी अलमारी में रखती हूँ, लॉक लगाती हूँ, बैग में रखती हूँ, जिप लगाती हूँ, और कोई और आके उसको खोलता है और उसके अंदर से वो चीज निकाल लेता है, तो ऐसी सूरत में चोरी करने वाला लाइबल टू हद होगा। क्यों? क्योंकि उसने हिर्ज में से माल चोरी किया है। डिटेल में आपको अलहदा से जो है इसकी बाद में भी दूंगी। तो थेफ्ट जो है वो लाइबल टू हद होती है जिस वक्त आपने इसकी जो है वो इसको हिर्ज से चोरी किया और एक खास निसाब का, एक खास मिकदार का जो माल है वो आपने चोरी किया। और थेफ्ट जो है उसके लिए भी एक्यूज या तो खुद से वो अपनी गिल्टी को अपना कन्फेस कर ले, मान ले कि हाँ उसने ये क्राइम कमिट किया है। अगर वो नहीं करता तो फिर मेल मुस्लिम एडल्ट विटनेसेस होने चाहिए जो कि इस बात को आके कोर्ट में आई विटनेसेस भी होने चाहिए, आके इस बात को बताएं। हदूद के मामले में विटनेस का आई विटनेस होना भी जरूरी है, यानी उसने अपनी आंखों से देखा हो जना हुआ, उसने अपनी आंखों से देखा ड्रिंकिंग की, उसने अपनी आंखों से देखा हो कि उसने ये थेफ्ट जो है वो उसने उसने की है। तो ये जो सारा है ये उसने वो आई विटनेसेस होने चाहिए। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो विटनेस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, उसकी उसकी एविडेंस जो है वो ली जाएगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस कन्विक्शन में बी गिवन। जो लास्ट में हमारे जो सॉरी नंबर 5 पे हमारे पास है दैट इज हराबा। हराबा के अंदर जो है कोई एक जुर्म नहीं है, हराबा के अंदर बहुत से ऑफेंसेस हैं। अगर इसमें इसमें राहजनी भी आ जाती है, इसमें डेकॉइटी भी आ जाती है, इसमें कत्ल गारतगरी भी आ जाती है। यानी जब भी कोई शख्स ब्लड शेड करता है, जब कोई शख्स जो है डेकॉइटी करता है या वो हाईवे पर लोगों को लूटता है, तो इस्लाम कहता है कि उसने हराबा किया है और इसके लिए कोई एक पनिशमेंट नहीं है। और कुरान पाक के अंदर भी इसके बारे में बता दिया गया कि जो लोग इस तरह से करते हैं या तो उनको चाहे सूली पे लटका दिया जाए या फिर उनको इलाका बदर कर दिया जाए या फिर उनको जो है जान से मार दिया जाए। तो उन उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की पनिशमेंट्स हैं जो कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस एंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, उसको सामने रखते हुए विल बी डिटरमिन्ड, उसको जो है उसको डिटरमिन किया जाएगा। तो हराबा के लिए भी या तो आप जो है गिल्टी पर्सन जो है या अक्यूज्ड है वो कन्फेस कर ले, नहीं कन्फेस करता तो इसके लिए भी दो एडल्ट मुस्लिम विटनेसेस जो हैं जो तस्किए नफ्स पर पूरा उतरते हो, जो तस्कियत शहूद पर सॉरी पूरा उतरते हो, जो एलिजिबिलिटी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हो, अगर वो आपके एविडेंस दे देते हैं तो फिर हराबा के तहत भी जो है जो पनिशमेंट है वो दी जा सकती है। अच्छा, इसके बाद नंबर 6 पर हमारे पास आ जाता है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब है जिसको हम अपनी आसान जबान में कहते हैं ना इर्तदाद, मुर्तद हो जाना, चेंज ऑफ फेथ। यानी जब एक शख्स मजहब इस्लाम को कबूल करता है और कबूल करने के बाद वो इससे फिर जाता है, अपने मजहब इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो अपोस्टेट हो गया है। और अपोस्टेसी के लिए जो है वो उसके लिए भी डेथ सेंटेंस है। अब यहाँ पर भी आप लोगों के जहन में, बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होते हैं कि अपोस्टेसी के लिए डेथ सेंटेंस क्यों है या क्यों जो है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप वेट कीजिए मेरी वीडियो का, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक मुख्तसर सी छोटी सी मिसाल देकर मैं बात खत्म करूंगी कि इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है वो एक इस्लामिक स्टेट का निफाज और एक उसका कयाम और वहां पर इस्लामी जो कवानीन है उनका निफाज करना है। और इस्लामिक स्टेट सिर्फ उसी सूरत में कयाम में उसका कयाम अमल में आ सकता है व्हेन द मेजॉरिटी इज मुस्लिम। जब मेजॉरिटी मुस्लिम होगी तो फिर वहां पर जो है हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इस्लामिक स्टेट है और फिर हम वहां पर इस्लामी कवानीन का निफाज कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इस मजहब इस्लाम कबूल करते हैं एक दिन और अगले दिन वो स्किप कर जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में तो हम देख नहीं सकते कि इस्लामिक स्टेट जो है वो इस्लामिक है कि नहीं है, क्योंकि लोगों की तादाद कम ज्यादा होती रहेगी। तो इस वजह से अगर लोग अपनी मर्जी से आज इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए, हमने कहा मजहब स्टेट जो है वो इस्लामिक स्टेट है, कल को वो निकल गए, अब स्टेट इस्लामिक नहीं रही। आज हमने इस्लामिक कवानीन नाफिज किए, कल को लोग जो है वो फिर गए अपने मजहब से, अब इस्लामिक कवानीन को नाफिज नहीं किया जा सकता। तो ना सिर्फ ये कि स्टेट एक मजाक बन के रह जाएगी, बल्कि खुद मजहब इस्लाम उसके कवानीन आप उनका भी नाउजुबिल्ला मजाक उड़ा रही है। इसलिए इस्लाम कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ला इकराहा फिद दीन, मत आए आप नहीं, आपका दिल मानता आप मजहब इस्लाम के दायरे में दाखिल ना हो। लेकिन जब आप मजहब इस्लाम को दिल से कबूल कर लेते हैं, सच्चाई पर आप उसकी सच्चाई पर ईमान ले आते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर कायम रहें। फिर अगर आप इसमें से निकलेंगे तो फिर आपके लिए जो है डेथ सेंटेंस होगी, फिर आप अपोस्टेट करार दिए जाएंगे। और अपोस्टेसी जो है इसमें अगर
जो है इसमें जो अपोस्टेट है अगर वो मेल है तो उसके लिए डेथ सेंटेंस है, लेकिन अगर फीमेल है तो उसके लिए जो है वो फिजिकल पनिशमेंट उसको दी जाएगी। फीमेल के लिए फिजिकल पनिशमेंट और मेल के लिए जो है डेथ पेनल्टी है। तो इस तरह से अपोस्टेसी है, और अपोस्टेसी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज रिबिलियन, यानी बगावत। और बाज जो ज्यूरिस्ट हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यूरिस्ट के दरमियान थोड़ा सा जिसको कहीं ना इख्तलाफ भी पाया जाता है। कुछ ज्यूरिस्ट इसको जो है वो हदूद की सफ में शामिल नहीं करते, लेकिन मेजोरिटी जो है इसको हदूद की सफ में शामिल करती है। और अगर आप बगावत करते हैं इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तो ये भी लाइबल टू हद है, और इसकी पनिशमेंट जो है इसकी डेथ सेंटेंस है, यानी रेबिलियंस जो है दे विल गेट डेथ पेनल्टी। अच्छा, इस तरीके से ये 7 ऑफेंसेस हैं जो जिनमें हद जारी होती है। अब आ जाते हैं हम ताजीर की तरफ, और ताजीर को जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हदूद के अलावा जो बाकी सारे ऑफेंसेस हैं वो ताजीर में आ जाते हैं। यानी हदूद जो हैं वो पनिशमेंट्स हैं विच हैव बीन ऑर्डेन्ड बाय आइदर बाय कुरान पाक और बाय सुन्ना और हदीस। लेकिन जो ताजीर है इनसे मुराद है वो ऑफेंसेस विच हैव बीन लेफ्ट एट द डिस्क्रेशन ऑफ द स्टेट और एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। जब हम कहते हैं ना एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, तो इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर जहां पर जज को डिस्क्रेशन देती है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सवाबदीद के मुताबिक ऑफेंस की नेचर को सामने रखते हुए सजा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी ताजीरी सजाएं जो होती हैं वहां पर सजाओं में कमी बेशी हो सकती है। अच्छा, एक बात और भी आपने याद रखनी है कि अगर किसी जुर्म के अंदर अगर हद जो है नाफिज नहीं की जा सकती ड्यू टू लैक ऑफ विटनेस एविडेंस, तो ऐसी सूरत में वहां पर ताजीर जो है वो फिर उसकी सजा दी जाती है। अच्छा, इसके इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हद एंड ताजीर। मैंने दोनों की डेफिनेशन जो है आपको बताई, और मैंने आपको हदूद की जो डिटेल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था सातों हदूद ऑफेंसेस का, मैंने उसकी आपको उसकी डिटेल जो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब हम देखेंगे कि हद और ताजीर के अंदर डिफरेंस क्या है। तो पहले सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि हद से मुराद है वो ऑफेंसेस the punishment of which has been prescribed by अल्लाह ताला और by सुन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो जिन जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो है कुरान के अंदर जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से डिटरमिन कर दी, प्रेस्क्राइब कर दी गई, उन ऑफेंसेस को हम कहते हैं कि ये हदूद ऑफेंसेस हैं। जबकि ताजीर ऑफेंसेस वो हैं कि जिनके अंदर पनिशमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको डिस्क्राइब करती है ऑफेंसेस को, और उनकी पनिशमेंट भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिफाइन करती है, और फिर छोड़ दिया जाता है जज के डिस्क्रिप्शन पर कि कोर्ट अपनी अपनी सवाबदीद के मुताबिक इन सजाओं के को जैसे चाहे हालात के हिसाब से सजाएं दे सकती है। दूसरा डिफरेंस भी इसी में से निकलेगा, यानी पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि हदूद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा सजाएं और उनके जो है जराइम और उनकी सजाएं। लेकिन जो ताजीरी पनिशमेंट्स हैं वो स्टेट जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रेस्क्राइब करती है। फिर हदूद जो है चूंकि they are these are the punishments which have been prescribed by either by Quran or Sunnah, so इसके अंदर an individual has no discretion at all कि वो इसको कम या ज्यादा कर सके। इसमें कमी बेशी करने का अख्तियार किसी इंसान को नहीं है। आपने एज इट इज हर पनिशमेंट देनी है। लेकिन जो ताजीरी सजाएं होती हैं उनमें डिस्क्रेशन होती है कोर्ट के पास कि वो उसको कम या ज्यादा कर सकती है। यानी ताजीर में आपके पास डिस्क्रेशन होती है सजा को कम या ज्यादा करने की, लेकिन हद की सूरत में यू हैव नो ऑप्शन एट ऑल, यू हैव नो डिस्क्रेशन एट ऑल, you have to inflict or you have to award the punishment as has been prescribed by Quran और by Sunnah। उसके अंदर आपको आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। तीसरा जो डिफरेंस इनके दरमियान आता है वो ये कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है या कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। हद की सूरत में एक तो जो नंबर ऑफ विटनेसेस है वो भी फर्क है। आप ताजीर के केसेस में देखें इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द एविडेंस ऑफ वन मेल और टू फीमेल इज एडमिसिबल, और इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बल्कि बाज जो है ऑफेंसेस वो तो ऐसे भी होते हैं जहां पर एक एविडेंस की बेस पर भी फैसला हो जाता है। उस पर भी मैं कभी किसी वक्त में आपसे बात करूंगी। खुद मजहब इस्लाम के अंदर
ऐसी हमें हिस्टोरिकली ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जब एक ही शख्स की एविडेंस के ऊपर, बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां एक ही विटनेस की एविडेंस के ऊपर जो है वो सजा हो सकती है। जैसे ये जो औरतों के हवाले से जो होते हैं, किसी बच्चे की बर्थ हुई थी या नहीं हुई थी या कैसे हुई थी, तो वो उसके लिए जो मिडवाइफ है, एक सिंगल वो इंडिविजुअल है, लेकिन उसकी एविडेंस की बेस पर जो है केस का फैसला हो सकता है। लेकिन जो हदूद जो ऑफेंसेस हैं वहां पर नंबर ऑफ विटनेसेस बाकी सारे ऑफेंसेस में टू है, सिवाय उसके जना में चार विटनेसेस हैं। और फिर जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो भी क्राइटेरिया बढ़ा सकता है। यानी हदूद ऑफेंसेस के अंदर आपके लिए जरूरी है कि विटनेस जो है वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बाइस भी होना चाहिए, और वो जो है वो किसी किस्म का वो सिंफुल ना हो, वो किसी किस्म के गुनाह का उसने इर्तिकाब ना किया हो, नेक परहेजगार किस्म का बंदा हो। लेकिन ताजीम में इस किस्म की जो है, बेशक हमारा कानूनी शहादत कहता है कि बेस्ट एविडेंस जो है वो आनी चाहिए सामने, लेकिन अगर इस किस्म की एविडेंस अवेलेबल ना हो या ऐसा विटनेस फोर्थ कमिंग ना हो, तो ऐसी सूरत में जो भी आपके पास अगर कोई दूसरे दर्जे की भी या तीसरे दर्जे का भी विटनेस अवेलेबल है, तो आप उसकी भी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और केस का फैसला कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि जो फीमेल विटनेस है, फीमेल की एविडेंस है, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ हदूद। हदूद में औरत कभी भी विटनेस नहीं हो सकती, किसी भी हद ऑफेंस में औरत एलिजिबल नहीं है टू अपीयर एज विटनेस और टू गिव एविडेंस एज विटनेस। लेकिन ताजीरी मामलात में, ताजीरी केसेस के अंदर औरत जो है, एक फीमेल जो है, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकती है, वो एविडेंस दे सकती है, उसकी एविडेंस की बेस पर केस का फैसला हो सकता है। अच्छा, फिर जो एक और डिफरेंस इनके दरमियान बनता है वो ये है कि इन हद केस जो है एक जो प्रोसीजर है, केस का जो प्रोसीजर है, दैट इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सख्त किस्म का जो है एक प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना होता है। लेकिन जो ताजीरी केसेस हैं उनके अंदर जो एविडेंस का प्रोसीजर है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। फिर एक जो और जो है वो इनके दरमियान डिफरेंस ये बनता है कि इन केस ऑफ हद, पार्डन कैन नॉट बी ग्रांटेड। आप रहम नहीं किसी के ऊपर कर सकते, रहम की अपील वाला कोई कंसेप्ट जो है हद केसेस में नहीं है। वंस द हद इज प्रूव्ड, वंस द ऑफेंस इज प्रूव्ड, हद विल बी इशूड। लेकिन जो ताजीरी केसेस हैं वहां पर पार्डन में भी ग्रांटेड, आप रहम की जो है अपील वो भी आप सुन सकते हैं, और आप अकॉर्डिंगली जो है वो आप रहम भी किसी के ऊपर कर सकते हैं। हद केसेस में हद केसेस जो हैं, हदूद जो हैं, दे रिलेट टू दोज टाइम्स इन विच द राइट अक्रूज टू अल्लाह ऑलमाइटी अलोन। सिर्फ अल्लाह ताला के जो हुकूकुल्लाह की वायलेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है हदूद केसेस के अंदर। लेकिन जो ताजीर केसेस हैं वहां पर सम टाइम हुकूकुल्लाह, लेकिन ज्यादातर जो है हकूकुल इबाद की जो वायलेशन है या इंडिविजुअल्स के राइट्स की वायलेशन जो है वो ताजीर के केसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। और जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि हद का मकसद ये होता है कि आप क्राइम को प्रिवेंट करें। The main object of the hudud offences is to prevent the crime, while the main object of tazir is to reform the offender। यानी हद का मकसद ये है कि आप ऐसे इस तरीके से सजा दें और इस तरीके से आप कानून को नाफिज करें कि नेक्स्ट टाइम ऑफेंस होने ही ना पाए, क्राइम होने ही ना पाए। यू हैव टू प्रिवेंट द क्राइम। लेकिन जो ताजीर के जो केसेस हैं उनके अंदर मेन ऑब्जेक्ट ये होता है दैट यू हैव टू रिफॉर्म द क्रिमिनल। आपने ऑफेंडर को, आपने क्रिमिनल को जो है आपने उसको रिफॉर्म करना है। और इसमें उसकी रिफॉर्मेशन, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप इसको रिफॉर्म करें और इसके जरिए से आप क्राइम्स को, आप जब वो रिफॉर्म हो जाएगा तो फिर इसको, इसके जरिए जो है वो क्राइम कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। तो दोनों का इस लिहाज से भी डिफरेंस है। इस तरीके से हद और ताजीर दोनों के अंदर काफी डिफरेंस पाया जाता है। और आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके ऊपर ये क्लियर हो चुका होगा कि हद और ताजीर के दरमियान जो है ये बेसिकली क्या चीजें हैं, क्या कंसेप्ट हैं इनके, और इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। अब आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस का, जिनके अंदर मैं आपको इन सारी हद ऑफेंसेस के ऊपर अलग-अलग डिटेल के साथ वीडियो दूंगी, जिसमें मैं आपको जो है थेफ्ट लायबल टू हद, जना लायबल टू हद, ड्रिंकिंग लायबल टू हद, और एपोस्टेसी लायबल टू हद, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब की
میں آپ کو ڈیٹیل جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو پرووائڈ کروں گی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم پر ملتی رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.